हाय, हैप्पी रिपब्लिक डे। दिमाग ख़राब हो चुका है, 4-5 बार वीडियो बना के डिलीट कर चुके हैं क्योंकि बीच में खांसी आई, वो भी थोड़ी सी खांसी नहीं आई, बहुत ज़्यादा खांसी है। इसलिए हम 5वां टेक ले रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार ठीक हो जाए। खांसी नहीं, वीडियो। चलो चालू करते हैं। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज सेल। सेल क्या है दोस्तों? सेल इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। द बेसिक एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ सेल है। स्ट्रक्चरल क्योंकि उससे हम बन रहे हैं ना भाई साहब, हमारा स्ट्रक्चर सेल से ही तो बन रहा है। और बॉडी में बाकी सारे जो फंक्शन हो रहे वो सेल के कारण ही हो रहे। तो सिंपल डेफिनेशन है, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म या लाइफ या ह्यूमन या ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये एक एक्वस कंपार्टमेंट है जो कि सेल्स मेम्ब्रेन से कवर्ड है, बाउंड है, बाउंड्री है सेल मेम्ब्रेन की। और इसमें बहुत सारे फंक्शन कैरी आउट करती है, बहुत सारे फंक्शन कंप्लीट करते हैं बॉडी की, इससे हम जिंदा है। और एक है कि बाकी सब ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट वायरस सब में पाया जाती है। वायरस को हम सेल नहीं कह सकते क्योंकि वो एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता और वो सेल के कैरेक्टरिस्टिक नहीं रहता। बहुत हरामी चीज़ है दोस्तों वायरस, उसके बारे में बात नहीं करें, लेकिन एक्सेप्शन मैंने बता दिया। अब देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने किया। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया 1665 में। और उसने लैटिन वर्ड से उसका एक लैटिन से एक वर्ड निकाला, लैटिन लैंग्वेज से एक वर्ड निकाला, उसका नाम रखा सेलुला, जिसका कि माने होता है स्मॉल कंपार्टमेंट, छोटे छोटे डब्बे, छोटे छोटे डब्बे जो कि ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़ के और कवर्ड होते हैं सेल मेम्ब्रेन से। कौन? सेल। लेकिन सेलुला किससे मैच करता है? स्मॉल कंपार्टमेंट से। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर, मगर उसने कहाँ से डिस्कवर किया, कहाँ दिखे उसको? ये सेल उसको दिखे कॉर्क। कॉर्क भाई और बहनों एक ऐसा वुडन का, एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जो कि वाइन के बॉटल में फंसा होता है। वाइन, हाँ वाइन भी बोल सकते हैं, या फिर कोई दारू की बॉटल में फंसा रहता है, या फिर आपने अगर केमिस्ट्री की लैब में गए होंगे तो आपने वहाँ पे भी देखा होंगे। तो कॉर्क एक्चुअली कॉर्क में एक्चुअली उन्होंने सेल ऑब्जर्व किए, बट वो डेड सेल्स थी, तो उन्हें सिर्फ सेल वॉल से दिखे। उसके अंदर के ऑर्गेनेली, उसका साइटोप्लाज्म, उसका साइटोसोल, न्यूक्लियस नहीं दिखा उनको। तो ये एक डिफरेंस है रॉबर्ट हुक के डिस्कवरी में और एंटोन वॉन लीवेनहॉक के डिस्कवरी में। या फिर हाँ, डिस्कवरी क्यों क्यों एंटोन वैन लीवेनहॉक ने पहली लिविंग सेल ऑब्जर्व की, जिसको कि उसने नाम दिया एनिमेक्यूल्स। एनिमेक्यूल्स मतलब स्मॉल एनिमल्स, लिटिल एनिमल्स, छोटे एनिमल्स। और ये डिफरेंस है रॉबर्ट हुक और एंटोन वॉन लीवेनहॉक में, क्योंकि एंटोन वैन लीवेनहॉक ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया लिविंग सेल, जिंदा सेल, जिसमें कि क्रोमोसोम अवेलेबल थे, न्यूक्लियस थे, एक एक्टिव सेल थी, वैसी सेल। और को जो आपके स्क्रीन में जो दिख रहा है माइक्रोग्राफिया, ये एक्चुअली क्या है? तो ये रॉबर्ट हुक का वर्क का नाम है, जो उसने वर्क किया था या फिर कोई थीसिस वगैरह लिखा था, पब्लिश किया था उसने अपने फाइंडिंग्स को, अपने डिस्कवरीज को, और उस वर्क का, उस फाइंडिंग का नाम था माइक्रोग्राफिया। ये बात हो गई। अब दूसरी चीज़, सिंपल चीज़, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब ऐसे सेल्स जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड हो, न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की अवती भवती या कवर्ड हो, मेम्ब्रेन से कवर्ड हो, क्या? न्यूक्लियस। वैसे सेल्स को हम यूकैरियोटिक बोलेंगे। और प्रोकैरियोटिक उनको बोलेंगे जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं हो, जिसमें बाकी के ऑर्गेनेलीज भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं हो, मेम्ब्रेन से कोई पर्टिकुलर बाउंड नहीं हो, कवर्ड नहीं हो। ये डिफरेंस है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स। और यूकैरियोटिक सेल्स में बाकी के ऑर्गेनेलिज में भी मेम्ब्रेन बाउंड रहती है न्यूक्लियस को पकड़ के, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स वगैरह वगैरह। और हाँ, सेल में न्यूक्लियस रहता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल रहती है एकदम लास्ट में, पेरीफेरी में, उसके बीच के मटेरियल को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इजी सी बात है। और साइटोप्लाज्म में बाकी के सब ऑर्गेनेल्स एग्जिस्ट करते हैं, फंक्शन करते हैं, रहते हैं, ऐसी बात है।
अब देखेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी शेल्डन ने 1839 में बताई कि उसके हिसाब से ऑल लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और ये सेल थ्योरी थी जिसलिए कि 1839 में शेल्डन नाम के साइंटिस्ट ने, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट था, और श्वान नाम के साइंटिस्ट ने, श्वान का नाम लिखना भूल गया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, शेल्डन और स्वान 1839 में जिन्होंने की सेल थ्योरी में ये बताया कि सब के सब लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम इंक्लूडेड, सेल से बने रहते हैं और सेल बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। उसके बाद और क्या हुआ, 1855 में रुडोल्फ विशरोव ने और एक इम्पोर्टेंट थ्योरी, एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, जिसमें कि उसने बताया कि ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब कि रुडोल्फ विशरोव ने एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी ऐसा एक स्टेटमेंट बनाया कि एक्सटेंशन सेल थ्योरी ऑल लिविंग सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब कि जो भी सेल रहते हैं वो एक सेल से ही पहले अवेलेबल, पहले से लिविंग सेल से ही अराइज होते हैं, उससे ही बनते हैं। इसी को हम रुडोल्फ विशरोव की थ्योरी या स्टेटमेंट बोल सकते हो, या फिर सेल थ्योरी का एक्सटेंशन, उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करके और लंबा करने के लिए और एक स्टेटमेंट ऐड किया गया। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज वायरस डू नॉट ओबे सेल थ्योरी। जी हाँ, वायरस डू नॉट ओबे सेल थ्योरी, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया था कि वायरस कोई सेल है ही नहीं, वो एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ना नीयत, ना फंक्शन, ना बिहेवियर कुछ मैच नहीं करता सेल से, इसलिए हम उसको बाहर करते हैं सेल थ्योरी से, है कि नहीं वो हमारे बीच में, ऐसी बात है। उसके बाद 6 कुछ पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट है कि ऑल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। हर एक ऑर्गेनिज्म जो भी है, जिंदा चीज जो भी है, वो एक या फिर एक से ज़्यादा सेल से बना है। दूसरा पॉइंट कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। क्या है? सेल। सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। और तीसरा है ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसके बारे में कि रुडोल्फ विशरोव ने बताया 1855 में, जो कि एक्सटेंशन था सेल थ्योरी का। उसके बाद एनर्जी फ्लो ऑकर्स विद इन द सेल। एनर्जी फ्लो जो भी होता है, जो भी रिएक्शंस होती है, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, सेल डिवीजन, ये वो बाकी के सब बॉडी की जो फंक्शंस होते हैं, जो भी प्रोसेस, जो पाथवेज होते हैं, वो बॉडी के अंदर एटीपी प्रोडक्शन वगैरह हो गया। पांचवा पॉइंट, कंटेन हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन। डीएनए विच इज़ पास्ड फ्रॉम सेल टू सेल। हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन रहती है क्रोमोसोम के फॉर्म में, जीन्स के फॉर्म में, अलेल्स के फॉर्म में, जो कि सेल डिवीज़न के माध्यम से एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में जाती है, हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन। 6 पॉइंट है ऑल सेल्स हैव बेसिकली द सेम केमिकल कंपोजिशन। बाकी सब सेल का, आसपास सब सेल का केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है, सब में साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसी चीज़ें। छोटे छोटे डिफरेंसेस आते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में, वो क्या हम बाद में डिस्कस करें। तो ये हो गए 6 पॉइंट जो कि हमें याद रखने हैं सेल थ्योरी के, जो कि ईजी है, इससे हमें पता चल जाता है कि सेल एक्चुअली है क्या। बात देखा टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ सेल। इवोल्यूशन ऑफ सेल के बारे में बात की तो सबसे पहली सेल, अर्लीस्ट सेल प्रोबेबली अरोज अबाउट 3.5 बिलियन साल ago। आप पूछेंगे कि मेरे को कैसे पता कि 3.5 बिलियन ईयर्स ago है, वो साइंटिस्ट लोग का काम है, आप पढ़ने का काम करिए। तो हाँ, 3.5 बिलियन ईयर ago के सबसे पहले सेल थी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। प्रोबेबली, प्रोबेबली मतलब काश, होगा, प्रोबेबिलिटी। जी हाँ, ऐसी बात है। और उसके बाद 1.5 बिलियन ईयर एगो यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व हुए होंगे। मतलब 3.5 बिलियन लोगों ने सबसे पहले सेल प्रोकैरियोटिक थी, यानी वो इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी। कैसे होगी इवॉल्व, इतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आई नहीं, मगर जब इवॉल्व हुई तो बना यूकैरियोटिक सेल। तो उसके कुछ रीजंस हैं जिसके वजह से प्रोकैरियोटिक सेल ही यूकैरियोटिक सेल में इवॉल्व हुए। इसके कुछ ठोस सबूत नहीं मिलते हमें फॉसिल
रिकॉर्ड्स में नहीं मिलते, बट कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम की ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि पहला कि उसमें ज़्यादा डीएनए लगने लगा जब जब ह्यूमन इवॉल्व होने लगा, जब ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होने लगे, उनमें ज़्यादा फंक्शंस आने लगे, उनमें ज़्यादा मॉडिफिकेशंस आने लगे। उसके कारण उसके लिए डीएनए इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए हेरिडेट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए। और इसके लिए ही न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन लगी, न्यूक्लियस को वॉल लगा, ताकि वो जेनेटिक मटेरियल जो रहता है, इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल रहता है, उसको बाउंड करके या सेफ रख सके और उसके उसमें ही सेल डिवीज़न ठीक से हो। और दूसरा है कि सेल बिकम लार्जर इवेंचुअली। जब ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई हो रहे तो फंक्शन भी बढ़े, तो सेल तो बड़ी होगी ही, या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स बड़े होंगे ही, उनके फंक्शंस ही बढ़ेंगे। इसलिए सेल का साइज़ बढ़ा और इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली भी डेवलप हुए। मतलब प्रोकैरियोटिक में ज़्यादा ऑर्गेनेलीज नहीं रहते, उसके पार्ट्स नहीं रहते, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह कुछ कुछ मिसिंग रहते हैं कहीं कहीं प्रोकैरियोटिक में। मगर जब फंक्शन बड़े तो यूकैरियोटिक सेल तो प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक में इवॉल्व होना पड़ा। ये दूसरा कारण हो गया। और इसी के कारण न्यूक्लियस में रखा गया, क्योंकि डीएनए मटेरियल था और सेल बड़ी होती गई, उसके ऑर्गेनेल्स भी बढ़ते गए, इसलिए उसको यूकैरियोटिक में डेवलप होना, उसको हर एक चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ा, मेम्ब्रेन बाउंड करके। और लास्ट एक पॉइंट है कि जो प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल्स थे, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स, वो इनकेपेबल थे फोटोसिंथेसिस या फिर एरोबिक मेटाबॉलिज्म, ऐसे कुछ फंक्शंस करने के, इसलिए वो इवॉल्व हुए। और फिर जो कुछ बैक्टीरियाज थे, जो कई साइनोबैक्टीरियाज थे, जो कि फोटोसिंथेसिस कराने के काम आते थे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, उसके साथ प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स ने सिम्बायोटिक एसोसिएशन किया, ताकि वो फोटोसिंथेसिस जैसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन को कैरी आउट कर सके, एरोबिक मेटाबॉलिज्म कर सके। इसलिए उन्होंने उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन किया है दोस्तों, ताकि एक दूसरे का फायदा एक दूसरे को हो। और ऐसा थ्योरी में कहता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि ऐसा होते होते फिर कुछ एरोबिक बैक्टीरिया इवॉल्व हुए और वो कन्वर्ट हुए माइटोकॉन्ड्रिया में, और कुछ क्लोरोप्लास्ट में, साइनोबैक्टीरिया वगैरह 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 वगैरह। और इस तरह से इवोल्यूशन ऑफ सेल हुआ, और इस तरह से सब चीज़ें घटती गई घटती गई घटती गई, और हम इसी को ही बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ सेल। तो ये तो बस इंट्रोडक्शन वीडियो थी, क्योंकि व्हाट इज सेल और इवोल्यूशन ऑफ सेल और सेल थ्योरी कौन ही पढ़ता है दोस्तों, मगर ये ज़रूरी है इंट्रोडक्शन के लिए। मेन चीज़ तो हम कल से चालू करेंगे दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद ग्लाइकोलिपिड, लिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड, माइटोकॉन्ड्रिया, दुनिया भर का ही बहुत, बाप रे बहुत कुछ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, टाटा।